सभी को नमस्कार। 71st बीपीएससी फाउंडेशन बैच नंबर 2 जो 7 मई से शुरू हो रहा है। 7 और 8 मई को जो टॉपिक आपको इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान, इसकी विशेषता और प्रस्तावना का टॉपिक पढ़ना है पॉलिटी के सेक्शन में। बाकी करंट अफेयर्स में कास्ट सेंसस का है, तो कास्ट सेंसस का लेक्चर और पीडीएफ इसका आपके ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। आप उस लेक्चर को देख लीजिए, इसके पीडीएफ को पढ़ लीजिए। बाकी प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन दिया गया आप इसको लिखकर ग्रुप में सबमिट कर दें। जो इंडियन पॉलिटी का टॉपिक जो संविधान, इसकी विशेषता है, ये भी हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। बाकी नेक्स्ट जब मैं इसका लेक्चर लूँगा उसमें प्रस्तावना के टॉपिक को भी मैं कवर करूँगा। बाकी जिस दिन जो टॉपिक है इसी तरह से आपको लेक्चर, पीडीएफ और उसका क्वेश्चन मिलता रहेगा। आपको सब कुछ देख के शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन जो दिया जाएगा लिखने के लिए, उसको लिखकर ग्रुप में क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो डे फर्स्ट का संविधान और उसकी विशेषता को हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा लेक्चर होगा। देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का क्या मतलब होता है, हमारे देश के संविधान का क्या क्या मेन विशेषता या क्या फीचर्स है। इसमें जो भी 8-10 इसकी विशेषता उसको हम कवर करेंगे। फिर इसमें टॉपिक लेंगे कि जो हमारा संविधान है क्या वो फेडरल है या यूनिटरी है, क्या संघात्मक है या एकात्मक है, दोनों का क्या क्या पॉइंट है उसको कवर करेंगे। फिर इसमें लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो भारत का संविधान है क्या ये सिर्फ उधार का संविधान है, ठीक ना, इसमें क्या पॉइंट बनता है उसको। और फिर अंतिम में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो अभी जो आपका जो संविधान का कुछ आलोचना और एक टॉपिक, अभी संविधान को लागू हुए मतलब अंगीकृत हुए आपका 75 साल हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक ना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 2024 में 75 साल पूरा हो गया। तो 75 वर्ष में हमारा संविधान कितना सफल हुआ, इसका एक आर्टिकल द हिंदू में आया था, तो उस आर्टिकल को भी लेके मैं आपके सामने लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि संविधान क्या होता है वो, बाकी जो भी मैं अभी बताया इन सब को मैं इसमें बारी बारी इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आप सिर्फ क्या कीजिए, जो मैं लेक्चर अभी ले रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए और साथ ही साथ आप एक कॉपी बनाइए, ठीक ना, क्योंकि अभी से लेके 71st बीपीएससी मेंस एग्जाम तक इस तरह के कई सारे लेक्चर टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो मेरा सलाह आप लोग के लिए ये है कि जो भी मैं लेक्चर लूँगा इस क्लास को देखिए, इस लेक्चर को देखिए, साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करता हूँ आप अपने कॉपी उसका नोट्स बनाइए। इसी तरह आप जीएस के लिए करेंगे फिर करंट अफेयर्स के लिए करेंगे और निबंध के लिए भी करेंगे। आप 2-3 कॉपी ले लीजिए, जिसमें का आपका अलग फिर पॉलिटी में अलग कीजिए या करंट अफेयर्स अलग कॉपी में लिख सकते हैं और निबंध आप अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा नोट्स, बहुत सारा लेक्चर आपको ग्रुप में मिलता रहेगा, इसलिए आपको लिखना जरूरी है। जब आपका एक नोट्स की तरह काम करेगा, जब आप अंतिम समय जब रिवाइज करेंगे मेंस एग्जाम का, जब ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन भी अपने नोटबुक में करते रहें। तो सबसे पहले देखिए, संविधान का सिंपल सा अर्थ क्या है। संविधान किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का न एक मौलिक कानून है, एक फंडामेंटल लॉ है, या एक हम ये कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है, ठीक ना, जो वर्णन क्या करता है, एक्सप्लेन क्या करता है उस देश का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में मतलब कि एक्सप्लेन करता है। साथ ही साथ सरकार के जो 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जो है ना जुडिशरी, और यहाँ जुडिशरी जो होता है, इन तीनों के बीच में क्या संबंध रहेगा और इस तीनों की क्या होती है जिम्मेदारी, ये भी आपका संविधान तय करती है। साथ ही साथ संविधान ये भी बताता है कि जो भी सरकार है, ठीक ना, सरकार और जनता के बीच में किस तरह का संबंध रहेगा, इन सब के बारे में आपका संविधान क्या करता है, डिस्कस करता है। जब भी कभी आप आंसर में लिखेंगे तो आपको इसी तरह के की टर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक ना, क्या करना पड़ेगा, की टर्म को आप जब यूज करेंगे तभी आप आंसर को अच्छे से लिख पाए। क्योंकि देखिए, अब तो बीपीएससी मेंस में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब आपको बहुत अधिक कथा कहानी आंसर में नहीं लिखना है,
टू द पॉइंट रहिए, फ्लो चार्ट बनाइए, अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग करिए, आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिलने का क्या रहेगा, चांस रहेगा। तो मोटा मोटी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक मौलिक कानून या फंडामेंटल लॉ होता है या एक दस्तावेज होता है जो वर्णन करता है कि किसी देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी, शासन के जो अलग अलग पार्ट है, अंग है गवर्नमेंट के, उसके बीच में क्या संबंध होगा, उनका क्या दायित्व या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और जनता और सरकार के बीच किस तरह का संबंध होगा। ये आपको जो है एक निर्धारित करने का काम कौन करती है, आपका संविधान। अब यहाँ एक चीज़ है कि संविधान लिखा भी हो सकता है, लिखा नहीं भी हो सकता है, रिटर्न अनरिटर्न दोनों हो सकता है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब जहाँ तक हम बात करते हैं हमारे देश के संविधान की, हमारे देश के संविधान की प्रमुख विशेषता का हम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका विशेषता ये होता है कि एक तो निर्मित है, ठीक ना, दूसरा ये लिखा हुआ है, और तीसरा इसमें क्या, ये विशाल है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक ना। तो हमारे देश का संविधान जो है ना एक विशेष संविधान सभा के द्वारा लिखी गई है, ठीक ना। इसमें स्टार्टिंग में जब ये मौलिक अगर हम बात करेंगे तो इसमें 395 आर्टिकल था, जो अभी जो है ना उसी में बढ़ के जो है ना आपका ये लगभग 448 के आसपास अभी आर्टिकल है। फिर इसमें 25 भाग है और 22 इसमें क्या है, अनुसूची है। तो एक विशाल संविधान है, लिखा हुआ संविधान, ये इसकी सबसे पहली विशेषता। अब यहाँ क्वेश्चन अगर कभी शॉर्ट में ये पूछ देगा क्या वजह है कि हमारा संविधान इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल होने की क्या वजह है, क्या कारण। देखिए इसमें सबसे पहला कारण इसमें यह है कि इसमें लगभग हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया था, और वहाँ से जो चीज़ अप्रोप्रिएट लगा हमारे देश के लिए उसको अपने संविधान में जगह दिया। दूसरा बात यह है कि हमारे देश में ना केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिटेल से जो है संविधान में बात लिखा गया, ठीक ना। उसके बाद और भी कई सारे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, अल्पसंख्यक के क्या अधिकार होंगे, इन सब का वर्णन हमारे देश के संविधान में किया गया है, इसलिए ये काफ़ी क्या हो गया है, बड़ा हो गया। और बाकी इसमें क्या है, लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई तरह के व्याख्या भी संविधान के बारे में किया गया, तो इस वजह से भी ना संविधान का आकार हमारा क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और बड़ा है भी, ठीक ना। तो ये पहला विशेषता आप इसमें ये कर सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, हमारे जो संविधान है, हमारे देश में जो ना संविधान की ही सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक ना। संविधान द्वारा भारत के संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। इसका मतलब ये है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, ठीक ना। कोई भी कानून या आदेश संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है, आप इसमें ध्यान रखिए। अगर चूंकि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक जो है ना स्ट्रक्चर का भी कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, तो इसकी वजह से संविधान ही सर्वोच्च है। आप ऐसा करके आप इस विशेषता में एक पॉइंट जोड़ सकते हैं। तीसरा विशेषता हमारे संविधान का ये है कि ये एक न कठोर है और रिजिडिटी है और लचीलेपन का भी मिश्रण है, मतलब फ्लेक्सिबल भी है। कैसे है, देखिए हमारे संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसको उसमें संशोधन करने के लिए जो है ना आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे प्रावधान जहाँ पे सिंपल बहुमत से भी उसमें संविधान संशोधन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा संविधान कुछ मामले में मतलब कि कठोर भी है और कुछ मामले में आपका क्या है, लचीलापन भी है। तो दोनों का हम कह सकते हैं इसमें क्या आपका मिश्रण है, ऐसा करके कर सकते हैं। फोर्थ इसमें हमारे देश का विशेषता इसमें ये है कि देखिए हमारा संविधान संघात्मक है, फेडरल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना यूनिटरी तरफ जो झुकाव रखता है, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जैसे कि लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सेंट्रल एंड स्टेट के बीच पावर का डिवीजन है। ये सब बताता है कि मेरा एक फेडरल कंट्री है, लेकिन जब आपातकाल की स्थिति होती है या राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर जब मामला आता है या नए राज्यों का निर्माण को लेकर बात आती है, तो वहाँ पे ये क्या हो जाता है, एकात्मक या यूनिटरी। ये भी आपका इसमें एक विशेषता है। पांचवा आपको पता है कि हमारे देश में संसद है, जहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति का है। तो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे संविधान की एक बड़ी क्या आपका विशेषता है, आप इसमें ये ध्यान में रखिएगा। बाकी राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पे करते हैं, इसमें ये भी जो है ना आप इसमें जोड़ लीजिएगा। फिर छठा विशेषता ये है कि हमारे संविधान की विशेषता में कि स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक ना। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ना ये चूँकि
हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए होना बहुत ही क्या है आपका ये जरूरी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सातवां जो एक विशेषता ये है कि हमारे देश में न संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का कहीं ना कहीं एक समन्वय है, एक कोऑर्डिनेशन है। देखिए संसद जो है ना अपने मतलब कि आर्टिकल के द्वारा जो है ना कई तरह के नीति निर्माण बना सकती, कई कानून बना सकती, लेकिन अगर अगर संसद संविधान में जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। मतलब ये है हमारे यहाँ संसदीय संप्रभुता व न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में क्या है आपका समन्वय। अगर संसद कुछ ऐसे कानून का निर्माण करती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को जो है ना आपका रद्द भी कर सकती है। तो आप इसमें ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर आठवां है कि हम जो संविधान ये बताता है कि भारत एक जो है ना संप्रभु संपन्न राज्य है, ठीक ना। मतलब अब किसी तरह का विदेशी दबाव, विदेशी कब्जा अब हमारे देश पर नहीं है, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं, इसका है। फिर नवा इसका विशेषता ये है कि हम एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये है कि शासन की शक्ति किसी व्यक्ति या वर्ग में नहीं होकर बल्कि भारतीय जनता में निहित है, ठीक ना। और यहाँ चुनाव होता है, बाकायदा जिनको जिस पार्टी को अधिक सीट मिलता है वही देश की सरकार बनाती है। तो ये हो गया आपका एक हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है। दूसरा है कि हम एक समाजवादी राज्य हैं। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब ये है कि हम भारत सरकार कुछ ऐसा प्रयास करती है जिसके वजह से सोशल जस्टिस सारे देश के लोगों को क्या हो पाए, मिल पाए। मतलब सामाजिक आर्थिक लेवल पे हम लोग क्या है, मतलब समानता स्थापित हो सके, कुछ ऐसा हमारे संविधान का एक विशेषता है। 11वां ये है कि हम एक पंथ निरपेक्ष राज्य हैं, सेकुलर, मतलब कि यहाँ पे ना हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है और सरकार जो भी राज्य है वो सभी धर्मों के साथ जो है समान व्यवहार करती है। ये हमारे संविधान की भी एक प्रमुख विशेषता है। और 12वां अगर इसका विशेषता अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता। सिर्फ आप भारत के नागरिक हो सकते, यहाँ किसी राज्य का आप नागरिक नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका में आप सिर्फ भारत के नागरिक, ठीक है। फिर इसमें फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट का वर्णन दिया गया, मतलब कि ये भी एक बड़ी विशेषता है। तो आप इसमें जो 6 जो फंडामेंटल राइट है, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और भी सांस्कृतिक शिक्षा के संबंधित अधिकार है, और जो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसमें 6 प्रकार के अधिकार का वर्णन किया गया है। फोर्थ ये है कि हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। दैट मीन्स ये है कि भाग 4 में जो है ना 36 से लेके 51 जो आर्टिकल है, इसमें हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देश के केंद्र और राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं कि आप सामाजिक आर्थिक लेवल पे क्या क्या काम करेंगे। और सबसे अंतिम में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हमारे संविधान का एक प्रमुख उद्देश्य है। चाहे प्रस्तावना का बात हो जाए या फंडामेंटल राइट का बात हो या डीपीएसपी का, कहीं ना कहीं एक ना जो वेलफेयर स्टेट की ये लोग बात करता है। तो ये आप मतलब कि लगभग 14-15 में इसमें आपका विशेषता बताया। जब भी कभी आप आंसर लिखें, अगर शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप इसमें लगभग 8-10 जो इम्पोर्टेंट जो विशेषता वो अगर लिख देंगे विथ एग्जाम्पल के साथ, आपका आंसर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान की विशेषता एक अद्भुत और यूनिक है, अपने आप में अनूठी है, ठीक ना। और इस तरह का विशेषता शायद ही जो है ना किसी और देश के संविधान में हमको देखने को मिलता है। आप ऐसा करके एक अंतिम निष्कर्ष में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक जो सबसे बड़ा विवाद हमारे संविधान को लेके ये आता है कि क्या हमारे देश का संविधान फेडरल है या यूनिटरी है, मतलब कि संघात्मक है या एकात्मक है। तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं, यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे कई सारे प्रोविजन या प्रावधानों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी पावर या शक्ति प्रदान कर देते हैं जिससे प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी यह संघात्मक है, अपने आप में क्या है, एक फेडरल संविधान है। और ये बात सिर्फ B.R. अम्बेडकर साहब नहीं बल्कि और भी जो संविधान निर्माता है उन्होंने भी कहा है। तो जब भी कभी आप पॉलिटी का आंसर लिखिएगा तो 2-3 बात का ध्यान रखिएगा। अगर जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, अगर उनका कोई स्टेटमेंट है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, आप आंसर में यूज कीजिएगा या आर्टिकल का यूज कीजिएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आया है, आप वो भी अपने आंसर में क्या कीजिएगा, शामिल कीजिएगा। तो हमारा संविधान में देखिए कहाँ कहाँ आपको लगता है कि हम एक फेडरल या संघात्मक स्टेट हैं, एक संघात्मक देश हैं, या हमारे देश संविधान में संघात्मक का व्यवस्था। देखिए पहली बात ये है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो शक्तियाँ और कार्यों का विभाजन है किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी आपका बिल्कुल ही इसमें क्या कर दिया गया, विभाजन किया गया। इससे ये लगता है कि यहाँ पे एक फेडरल
क्योंकि आपका देखिएगा क्या संघ सूची है, राष्ट्र सूची है, तो सबका यहाँ काम बटा हुआ है। तो हमको लगता है कि फेडरल स्टेट का लक्षण दिखाई पड़ता है। दूसरा बात यहाँ है कि हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान ही सर्वोच्च है। कोई देश, कोई सेंट्रल स्टेट या कोई मतलब केंद्र सरकार या राज्य सरकार सर्वोच्च नहीं, बल्कि यहाँ संविधान ही सर्वोच्च है। और हमारे यहाँ एक लिखा हुआ रिटर्न डॉक्यूमेंट है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट ये बताता है, सब कुछ में अच्छे से लिखा गया है, किसको क्या शक्ति है, क्या पावर है, ठीक ना, सब कुछ को डिटेल में वर्णन कर देगा। मतलब एक फेडरल मतलब कि आपका ना लग रहा है लक्षण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा बात ये है कि देखिए संघात्मक का मतलब ये है कि हमारे संविधान में ऐसे कई सारे आर्टिकल है जिसको संशोधन करना थोड़ा सा मुश्किल है। संशोधन करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें जो राज्यों की सहमति भी चाहिए, ठीक है। तो लगता है यहाँ पे आपका फेडरल फीचर्स हमारे संविधान में या हमारे देश में है। और एक ये है कि फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, जुडिशरी की भी न्यायपालिका की भी यहाँ आपकी क्या है, स्वतंत्रता है। इन सब पॉइंट पे पता ये चलता है कि हम एक जो है ना संघात्मक या फेडरल हमारा देश का संविधान है। लेकिन यहाँ हमारे संविधान में ऐसे कई सारे आपको प्रावधान देखने को मिल जाएंगे जहाँ लगेगा नहीं एकात्मक है, यूनिटरी। जैसे कि हमारे देश में जो राज्यपाल का जो आपका नियुक्ति होता है, इसमें बिना राज्य के सलाह से कर दिया जाता है, ठीक ना। तो ये पहला बात ये होगा। दूसरा, आर्टिकल 249 का जो प्रयोग किया जाता है, राज्यसभा अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा यह घोषित कर सकता है कि राष्ट्र हित में कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्र सूची में संशोधन हो सकता है, ठीक ना। तीसरा आपका इसमें आर्टिकल जो 3 है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नाम में बदलने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। लगता है कि यहाँ एकात्मक है, ठीक ना, इसमें राज्यों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर आर्टिकल 352 है, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति कोई अगर हो जाए कि युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो गया या कोई विद्रोह हो गया तो देश की सुरक्षा संकट में है तो आपातकाल या इमरजेंसी घोषणा कर सकती है, ठीक ना। फिर आर्टिकल 356 के तहत जो है ना यहाँ पे जो है ना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाता है राज्य में। तो ये सब ऐसे प्रावधान है जो कि लगता है कि नहीं एक एकात्मक मतलब संविधान में ऐसा विशेषता है। और एक बात है, हमारे संविधान में एक चीज़ है कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। राज्यों को अलग होने का अधिकार यहाँ पे नहीं है, केंद्र के अधीन है वो, ये ध्यान रखिए। मतलब केंद्र से वो अलग वो नहीं हो सकते। और एक चीज़ है कि हमारे यहाँ ना दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे कि अमेरिका सब में है, वहाँ हमारे यहाँ सिर्फ आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। अब सेंस ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप है, ठीक ना। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास है, ठीक ना। तो अब नया कोई अगर कुछ ऐसा आ गया पॉइंट तो यहाँ पे केंद्र ही उस पर कानून बना सकती है और आपका राज्य यहाँ नहीं बना सकती। बाकी राज्यों के लिए कोई अलग से संविधान नहीं है, ठीक ना। और राज्यों की आर्थिक स्थिति केंद्र की तुलना में कमज़ोर है। ये सब ऐसे लक्षण हैं जिससे पता चलता है कि हमारा संविधान कहाँ है, एकात्मक है। लेकिन एक अंतिम आप निष्कर्ष यही लिखिएगा कि देखिए फेडरल है या यूनिटी है, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर पे। चूँकि जब हम देश आज़ाद मेरा हुआ था उस समय का राजनीतिक, आर्थिक और भी कई सारी स्थिति ऐसी थी जहां एक मजबूत केंद्र वाली सरकार अति आवश्यक था। इसलिए संघात्मक हमारे यहाँ है, लेकिन हाँ यहाँ किसी विशेष परिस्थिति में हमारा देश का संविधान क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। तो आप ये लिखेंगे कि संघात्मक हो या एकात्मक, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर या कारण पे, जैसे कि ऐतिहासिक कारक हो सकता है, कुछ ज्योग्राफिकल कारण हो सकता है, कुछ इकोनॉमिक कारण हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल कारण हो सकता है। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत केंद्र वाली सरकार का गठन करना था, ताकि हमारे देश में जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल कुछ भी अगर समस्या हो उसका सामना मजबूती से किया जा सके। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार एक बात कहा है कि हम एक फेडरल नेचर वाला ही हैं, लेकिन हाँ किसी विशेष परिस्थिति में हम जो है ना एकात्मक हो जाते हैं। सामान्यतः फेडरल सिस्टम को अपनाता है, बट नेशन के एकता और अखंडता के लिए ये यूनिटरी हो जाता है, जैसे कि आपातकाल के समय या और भी समय तक ये आपका ऐसा करके अपने आंसर को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका संविधान का विशेषता। और इसमें एकात्मक है कि संघात्मक है, मैं दोनों विशेषता को बता दिया। आप कैसे आंसर को लिखेंगे इसमें ये भी मैं बताने का कोशिश आपका किया हूँ। अब एक टॉपिक यहाँ निकल के सामने आता है कि क्या भारत का संविधान एक बोरोड या मतलब उधार का थैला है, क्या उधार का संविधान है। देखिए जब भी कभी इसका ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपको इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट आपको जिक्र करना पड़ेगा। जैसे इसमें सबसे पहला आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि उधार का संविधान इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ऐसे कई सारे
सारे जो प्रावधान है, चूँकि उस समय जो संविधान हमारा तैयार हो रहा था हम लोग का, तो संविधान सभा के सदस्यों ने लगभग 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। वहाँ पे जो अच्छी बात लगा वो अपने संविधान में उन्होंने क्या किया, लिखा है। तो सबसे पहला इसमें ये दिया जाता है तर्क कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संरचनात्मक भाग हमारे संविधान का है, उसका मैक्सिमम भाग जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हुबहू लिया गया है, ठीक ना। भारत सरकार 1935 जो है उसका शब्द दर शब्द जो है ना कॉपी किया गया था। तो जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से, इसलिए ऐसा कहा जाता है। दूसरा बात ये कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान का जो राजनीतिक भाग है, उसमें कई सारा जो हमने कहाँ से इंग्लैंड से लिया, जैसे कि मान लीजिए संसदीय स्वरूप हो जाए या कैबिनेट प्रणाली हो जाए, विधि का शासन हो जाए, ये सब हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या किया है, लिया है। तीसरा इसमें तर्क ये दिया जाता है कि जो भी फिलोसफिकल पार्ट हमारे संविधान का है वो या तो हम अमेरिका से लिए हुए हैं या तो हम आयरलैंड के संविधान से लीजिए। प्रस्तावना की बात हो जाए, हम मतलब जो अमेरिका के संविधान से, बाकी अगर हम डीपीएसपी की अगर हम बात करते तो हम कहाँ से लिए हुए हैं, ये मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। एक और इसमें तर्क दिया जाता है कि जो फ्रांस के जो संविधान से हमने क्या लाया है, स्वतंत्रता लाया है, समानता लाया है और फेडरेलिटी मतलब बंधुत्व के कॉन्सेप्ट को लाया है, ठीक है। एक और साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन करने का क्या नियम है। और भी जर्मनी से और भी कई अलग अलग मतलब संविधान से हमने कुछ चीज़ लिया। इसलिए कहा जाता है कि एक उधार का संविधान है। लेकिन आप ये तो हो गया इसके, ठीक है फेवर, लेकिन आप इसमें ये लिखेंगे, ठीक है, आलोचक जो है ना इस आधार पर ये कहते हैं कि उधार का थैला है, बैग ऑफ बोरिंग है, बट लेकिन इस तरह का एलिगेशन एक मतलब कि ना मिथक है, सिर्फ इसका कोई मतलब कि आधार नहीं है। आप इसका भी दीजिए आर्गुमेंट, जैसे कि देखिए अगर आप पूरे दुनिया के संविधान को देखिएगा, कुछ बुनियादी विशेषताएं सब में आपको कॉमन देखने को मिलेगा। सर्टेन बेसिक फीचर्स दुनिया के सारे संविधान में मिलेगा, जैसे कि न्याय की बात हो जाए, समता की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो जाए, ये तो सभी संविधान में है, तो इसमें तो ये गलत है। दूसरा बात है कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने आंख मूंद कर नकल नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, जो सेकुलरिज्म का हम कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न और इंडियन जो धर्मनिरपेक्षता बिल्कुल ही क्या है आपका अलग अलग है। उसमें जो है ना आप इसमें ये तर्क दे सकते हैं कि जो पश्चिमी अगर वेस्टर्न हम धर्मनिरपेक्षता राज धर्म से पूर्ण अलग करना है, मतलब वहाँ धर्म रिलीजन और स्टेट बिल्कुल अलग है। लेकिन हमारे यहाँ भारत में क्या है कि राज सभी धर्मों के साथ समान बढ़ावा देता है, समान व्यवहार करता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हम अंतर पाते हैं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में जो है ना अल्पसंख्यक के लिए और जो भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं इनके लिए कई तरह के प्रावधान किए हैं जो कि और दुनिया के संविधान को देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग स्टार्टिंग से ही जो है ना वोटिंग का अधिकार दिए हुए हैं अपने नागरिकों को, जैसा दुनिया के और सब देशों ने ऐसा नहीं किया है। और हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट वाला मेरा संविधान एक जीवन दस्तावेज है। क्यों दस्तावेज है? आज़ादी से लेकर अब तक 106 बार लगभग संशोधन इसमें किया जा चुका है। तो अंतिम आप निष्कर्ष यही लिखेंगे, हमारे देश का जो संविधान जो हमारे संविधान नेताओं ने बना के दिया है वो भारतीय आकांक्षाओं, हमारे आवश्यकता नीड, हमारा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार है, ना कि हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। इस तरह के आप अपने अंतिम में निष्कर्ष क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसमें कभी कभी अगर प्रश्न ये आ जाए कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण किया, तो आप इसमें क्या क्या लिखिए। देखिए क्रिटिकल एनालिसिस क्या कर सकते हैं इसमें। क्रिटिकल एनालिसिस में देखिए पहला तो संविधान, हमारे संविधान के बारे में ये कहा जाता है कि हाँ ये उधार का संविधान है, ठीक ना। पहला तो इसमें ये आलोचना का पॉइंट है। दूसरा ये है कि कार्बन कॉपी किसका, 1945 के अधिनियम का कार्बन कॉपी है। एक और है कि ये जो अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब गांधीवाद से दूर है, जो गांधी जी का जो फिलोसफी था वो हमारे संविधान में बहुत कम दिखाई पड़ता है। और ये विशाल लेंदी है क्योंकि इतना आर्टिकल भरा पड़ा है, और इसमें कई सारा ऐसा फंडामेंटल राइट जिस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा हुआ है। और ये वकीलों का स्वर्ग है क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कानूनी शब्द हैं जो आम इंसान या आम नागरिक नहीं समझ सकता है। तो इस आधार पर जो है ना हमारे संविधान की आलोचना की जाती है। तो आप ये भी पॉइंट यहाँ पर इसमें ध्यान में रखिएगा। अब इसमें जो है
एक बात ये कि देखिए हमारा संविधान को अंगीकृत हुए लगभग 75 साल पूरा हो चुका है। इस 75 वर्षों में हमारा देश कितना सफल रहा, ठीक ना। तो इसमें भी कई सारे पॉइंट हैं। अगर आप आज़ादी के इतने साल बाद देखिएगा, लगभग जो 18 लोकसभा चुनाव हो चुका है सक्सेसफुल ढंग से, राज्यों में विधानसभा का चुनाव कई बार हो चुका है। जो भी जनता ने मैंडेट दिया है, जो भी मतदान किया है जिनके पक्ष में, चाहे विपक्ष पार्टी हो या सत्ता पार्टी, सब ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये हमारे सबसे बड़ी क्या है, विशेषता है। सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रह रहे हैं, ये सबसे और बड़ी विशेषता है। तो किसी तरह देश में कोई दिक्कत अभी तक नहीं। हाँ, देश में कुछ जैसे कि अभी भी आर्थिक असमानता दिखाई पड़ती है और भी कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन 75 वर्षों का हम यात्रा अगर हम अपने संविधान का देखते हैं, वो एक सुखद हमको अनुभव रहा है। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसका हम एक अलग से, चूँकि यहाँ पे एक आपका निबंध भी बन सकता है कि 75 वर्ष में हमारा संविधान कितना सफल हुआ। तो इसका मैं एक अलग लेक्चर ले लूँगा, चाहे इसमें जीएस के टॉपिक पर भी और निबंध के दोनों मिला के मैं इसमें ले लूँगा किसी और लेक्चर में। तत्काल अभी जितना मैं बताया इसमें संविधान का क्या विशेषता है, क्या संविधान को उधार कर लिया गया है, इसका क्या आलोचना है, इन सब चीज़ों को मैं इसमें बारी बारी से आपका मैं डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए। फिर मेरा रिक्वेस्ट क्या है, लेक्चर को देख लीजिए एक बार, ठीक ना। फिर जो मैं आपको ग्रुप में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा उसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके रिलेटेड जो भी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा, आप वो लिख कर जो है ना ग्रुप में क्या कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। ये देखिए द हिंदू में ये आर्टिकल ये अक्टूबर 22 को 2024 में आया था कि एन अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, मतलब कि 75 ईयर्स संविधान को अंकित किए हो गया है और क्या क्या अचीवमेंट हमारे देश का 75 वर्षों में रहा है, इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया गया। तो इसको मैं एक अलग लेक्चर में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर को मैं डिस्कस करूँगा। तब तक आप मेरे उस लेक्चर को वेट कीजिए। बाकी जो भी चीज़ें ग्रुप में चल रहा है आप उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का रहेगा प्रस्तावना या प्रियम्बल का, वो भी मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूंगा। आप उसको देख के तब इसके साइड टॉपिक का आंसर ग्रुप में लिखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।